हेलो एवरीवन, दिस इज सरां एंटरप्रेन्योरशिप। आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद सरां की एपिसोड 6 में। आज जो हमारी गेस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये वो लड़की हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिन्होंने सबसे पहले ड्रीम लेवल अचीव किया पूरे नॉर्थ इंडिया में। ये ड्रीम लेवल क्या है? इनकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो भी पर्सन ज्वाइन होता है उसका पहला सपना होता है ये लेवल अचीव करना। और जैसे मैंने कहा, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पहली लड़की हैं जिन्होंने ये लेवल अचीव किया। इनका नाम मुझे इंस्टाग्राम डीएम्स में रेकमेंड हुआ था। अब डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। उनका नाम है साक्षी सिंगला। नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हाँ जी, साक्षी जी पहले आप ये बताइए, आपकी जर्नी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में? आपने बेसिकली कब कब शुरू किया इस बिजनेस को? मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था लगभग मार्च 2016 के अंदर। और उस टाइम पे मैं बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही थी। और वैसे ये कंसेप्ट मेरी लाइफ में 2015 जून में आया था। मेरे एक क्लासमेट थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे करने लायक काम नहीं है। टू बी वेरी फ्रेंक, जब मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर मेकिंग स्कीम्स, XYZ, ये सारी चीजें, MLM वगैरह, मैंने कभी नेम्स भी नहीं सुने थे। मेरा पूरा फोकस मेरी स्टडी पे था। तो जब ये सिस्टम देखा जून 2015 में, उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी फील्ड के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ ना, एंड मैं टॉपर होती थी अपनी क्लास की, बचपन से टॉप ही किया स्टडीज में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी फील्ड के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर कुछ कंप्यूटर पे बैठ के करने वाला काम होता, कुछ प्रोग्राम बनाने होते, तो मैं करती भी। ये मैं कैसे करूंगी? मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आप MBA होने चाहिए, है ना, ये सारी थॉट्स आती है। तो मैंने मना कर दिया था। बट फिर सब 2016 की बात है, कॉलेज की तरफ से इंटरव्यू स्टार्ट हुई। जैसे थर्ड ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में, ये कंपनी लोकल ही चंडीगढ़ में एक कंपनी थी, कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट के लिए गई वहां पे। जैसे तो मुझे ना बहुत कम पैकेज, देखो अगर आप टॉपर होते हो तो हर कोई यही सोचता है कि एटलीस्ट 6-7 लाख एनुअली स्टार्ट हो, है ना। तो मुझे बहुत कम पैकेज जो है ऑफर किया गया था। एंड उसको आप पैकेज भी नहीं कह सकते। दैट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि यार, मतलब ये सैलरी तो एक जो 8वीं फेल बच्चा है ना, वो भी किसी मॉल में जाके भी ले लेगा, तो मुझे ऑफर की जा रही है। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ और नया ट्राई कर लो, मतलब बीटेक के बाद एमटेक कर लेना, अभी तो थर्ड ईयर में हो, बीटेक कंप्लीट तो कर लो, अच्छी हो जाएगी, एमटेक कर लेना। फिर कुछ लोगों ने बोला कि कम से शुरू किया जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। पर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो मैं जॉब से नहीं हो सकती। देखो, दो चीजें होती है, एक सपने होते हैं, एक जरूरतें होती है ना। जरूरतें तो हर इंसान पूरी कर रहा है। एक रिक्शा वाला भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, उसकी जरूरतें उतनी सीमित है ना। एक घर में रहने वाला इंसान, अच्छी फैमिली में रहने वाला इंसान भी जरूरतें पूरी कर रहा है। बट सपनों की, वो कौन पूरे कर रहा है? वो तो कोई भी नहीं पूरे कर रहा ना। सपने बहुत बड़े थे बचपन से, इसीलिए फिर डिसाइड किया जॉब नहीं करूंगी। बट एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मेरे घर पे भी एक जना कमाने वाला, बाकी पूरी फैमिली खाने वाली थी। ठीक है। अक्सर 90% फैमिलीज में यही होता है, एक बंदा कमाता है, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियली। तो इसी वजह से ये सारी चीजों को देखते हुए डिसाइड किया कि कुछ और करना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा था, बाई चांस फेसबुक ओपन की। देखो उस टाइम पे ना हम लोगों को अपने पे आउट्स वगैरह लाइक फेसबुक वगैरह पे डालने अलाउड होते थे। ठीक है। तो जिस पर्सन ने मुझे 8-10 महीने पहले इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, मेरे क्लासमेट थे वो। तो मैंने देखा कि उनका पे आउट बहुत अच्छा, 6 फिगर मंथली इनकम को क्रॉस कर चुका था 8-10 महीनों की मेहनत से। उस टाइम पे मैंने सोचा कि उन्होंने तो बीटेक जैसे छोड़ दी है, वैसे भी बैक बेंचर थे, फिर बीटेक ड्रॉप आउट कर दी बीच में, फिर भी यहाँ तक पहुंच गई, और मैं कहाँ से करियर को शुरू कर रही हूँ। मतलब उस इनकम पे पहुंचने में शायद मुझे 10 साल लग जाएंगे। तब मैंने सोचा मार्च में कि हाँ, मुझे आपके साथ काम करना, अब मुझे कंसेप्ट के बारे में अच्छे से बताओ। तो इस तरीके से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और 3 महीने लगातार मैंने लर्निंग की थी, सिर्फ सीखा, नॉलेज ली कि क्यों करना है, कैसे हो सकता है, क्या पावर है इस बिजनेस की। 3 मंथ्स बाद मैंने फुल टाइम करने का इसको डिसीजन लिया था। जी, आपने साक्षी जो ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये आपने 2016 में शुरू किया था या 15 में शुरू किया था? स्टार्ट 16 में किया।
दिखाया गया आपको 15 में। हाँ 2015 में देखा था पर उस टाइम पे किया नहीं था। और 2016 में मैंने प्रॉपर इसको स्टार्ट किया, लर्निंग की, सीखा, नॉलेज ली, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, सीखते नहीं है। कोई भी नया काम आप स्टार्ट करो, सीखना बहुत जरूरी होता है ना। तो मैंने 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया, क्लैरिटी ली, क्योंकि ये टोटली न्यू था मेरे लिए। क्लैरिटी लेने के बाद फिर अपना डिसीजन मेकअप किया कि हाँ मुझे लाइफ टाइम इसी बिजनेस को करना है। और देखो इतने साल हो चुके हैं, 2026 आ गया और आज भी मैं यहीं पे हूँ। ग्रेट। आपके साक्षी जी पेरेंट्स क्या काम करते थे? पेरेंट्स क्या काम करते हैं जो आज भी? मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, अब तो नहीं है। मतलब अभी पापा को पैरालाइज हो गया था तो उसके बाद से बेड रिडन है जैसे वो, तो वैसे जर्नलिस्ट थे मेरे फादर। आपका घर बढ़िया चल रहा था तब कि आपको दिक्कत थी? बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, क्योंकि देखो जर्नलिज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा रिस्की जॉब होती है। पापा किसी भी अपने किसी दोस्त को भी अपना घर नहीं बताते थे, उनके कितने बच्चे हैं वो भी नहीं बताते थे, सब कुछ सिक्योर रखना पड़ता है क्योंकि जर्नलिस्ट की जॉब थोड़ी ऐसी होती है। तो फिर और किसी की खबर लगा दो, कई बार एडिटर ही निकाल देते थे न्यूज़पेपर से ना। तो पापा ने खुद का भी स्टार्ट किया था एक बार न्यूज़पेपर, बट फिर वही है कि बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। उसके बाद कोई ज्यादा खास सैलरी नहीं होती, तो था प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद मेरी सिस्टर जो है उसने अपनी 18 की जैसे ही हुई थी उसने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मेन जो मेरे ब्रदर की एंड मेरी सिस्टर की एजुकेशन अगर मैं बात करूँ वो मेरी सिस्टर ने करवाई है। वो साथ में जॉब करती थी, साथ में मुझे मेरे भाई को पढ़ाती थी, और वो खुद भी साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। तो सारा कह लो फाइनेंशियली हम बेसिकली अपनी सिस्टर पे ही डिपेंडेंट थे। ग्रेजुएशन आपने 16 में कंप्लीट की ना? 17 थर्ड ईयर में मेरे को मिल चुका था नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट एंड मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे मैंने बताया 3 मंथ्स बाद मैंने बीटेक पार्ट टाइम कर दी थी अपनी, लेकिन मेरी कंप्लीट ग्रेजुएशन 2017 में हुई। ये जो ड्रीम्स हैं जो मैंने भी ऑब्जर्व किया साक्षी जी ना, जो भी पर्सन इस बिजनेस में आता है ना उसके ड्रीम्स शुरू से होते हैं भी कुछ करना है या जिंदगी में बड़ा करना है। उसको पहले समझाना शुरू, मुझे 10th में था ऐसा नहीं पता था करना क्या, पर मुझे ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो आपके पहले से थे जहाँ तभी जागे आपके ड्रीम, जहाँ आपके घर में जो फाइनेंशियल कंडीशन थी आपने कहा ना उसके अकॉर्डिंग आपके ड्रीम्स जागे? एक्चुअली ड्रीम्स तो बचपन से ही थे क्योंकि स्टडीज में अच्छी थी, तो शुरू से होता था। देखो जैसे नमस्ते लंदन मूवी देखी तो होता था लंदन घूमना लाइफ में, कोई और मूवी देखी तो होता था वो कंट्री भी घूमनी है ना, कोई बड़ी सी कार देखी। मेरा शुरू से एक था कि लिमोजिन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी, तो कि मुझे वो कार लेनी है या मैं उस कार में बैठ सकूं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हर किसी के होते हैं, पर उन ड्रीम्स पे इतना कोई ध्यान नहीं देता फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, घर की कंडीशंस की वजह से, है ना। तो बेसिक तो अभी यही था कि जल्दी से जल्दी मैं कमाने लगूं ताकि मेरी सिस्टर फ्री हो जाए, फिर उसकी मैरिज करनी थी। पेरेंट्स का मेन वो था, है ना। तो अभी बेसिक वही चल रहा था। अच्छा कार का मेरे को शुरू से था, जब मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब कॉलेज टाइम में स्कूटी दिलवाने लगे थे, मुझे ये था कि टूटी फुटी पुरानी जैसी मर्जी कार मिल जाए, स्कूटी से बेटर कार है, आप समझ रहे हो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें मैं हमेशा से चाहती थी। हाँ लेकिन वही बात है कि इतनी क्लैरिटी की सपने सपने ना एक रिक्शा वाला भी देखता है, एक मजदूर भी देखता है, पर उनको लगता है वो सपना ही है, वो सिर्फ देखा जा सकता है, वो पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे हर इंसान देखता है, मैं भी बहुत सपने देखती थी, सारे यंगस्टर्स देखते हैं, बट किसी को वो वही नहीं पता होता कि वो ड्रीम्स को किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको दिखा देता है कि अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हो, श्योर शॉर्ट प्लेटफॉर्म होता है ये, कि जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो वो क्लैरिटी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के बाद मिली। ओके जी। जैसे मैंने ना इस पॉडकास्ट को शुरू किया है और मैंने सभी ऑडियंस को बताया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आपने एक ड्रीम लेवल अचीव किया अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे पहले, है ना, एज ए गर्ल। वो जब आपने अचीव किया मतलब कैसा महसूस हो रहा था? आपको समझ भी थी कि आपने ये अचीव किया? जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, हम जम्मू की बात कर रहे हैं ना, ये समझ थी आपको? मैं आपको बताती हूँ, असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तब इस बिजनेस में फीमेल्स नहीं होती थी, बहुत कम फीमेल्स होती थी। मतलब
200-300 लोगों की जब क्लास लगती थी, इनफैक्ट आपको पता ही है नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स तो मैटर करते हैं, है ना? तो स्किन केयर रेंज भी होती है ना? तो जब स्किन केयर रेंज की भी क्लास लगती थी, वहां पे भी मेल्स ही भर रखे होते थे, हार्डली 2 या 3 फीमेल्स बैठी होती थी सेशन लगाने के लिए, है ना? तो जब मैंने स्टार्ट किया था फीमेल्स नहीं होती थी। सो बीइंग अ फीमेल मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था, मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स ये कहती थी कि ये बिजनेस लड़कियां नहीं कर सकती। वहां ऑफिस लेके जाओ किसी को, सारे तो लड़के हैं, सारे तो लड़के हैं, है ना? इनफैक्ट मैं खुद भी एक बार, जो हमारी टीम है, मेरे जो मेंटोर ने अपना पर्सनल ऑफिस ओपन किया था, तो वो पूरी टीम 250-200 लोगों की जब ओपनिंग की गई है ना पर्सनल ऑफिस की, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था शोरूम के, ऑफिस की ओपनिंग होनी थी। तो मैं अपनी सिस्टर को अपने साथ वैसे ही ले गई थी कि तू मेरे साथ चल, तेरे को पता लगेगा क्या कंसेप्ट है, फिर तू पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेरे घर वाले भी अगेंस्ट थे इस बिजनेस को लेकर, मेरी फैमिली भी अगेंस्ट थी कि टॉपर है मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा, कंपनीज बंद हो जाती है, XYZ, है ना? तो जब मैं अपनी सिस्टर को लेकर गई और देखा 250 लोग फर्स्ट फ्लोर पे लाइक ओपनिंग पे जाएंगे, और फीमेल्स में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर खड़े थे, हम नीचे से ही वापस चले गए थे कि नहीं, अंदर नहीं जाना, है ना? कि फर्स्ट फ्लोर पे इतने सारे लड़के कैसे, हमें बोला कि आगे बिठाएंगे, पर हम नहीं गए थे। दैट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं यहाँ से मुड़ रही हूँ, पर मैं बहुत जल्दी फीमेल्स का ही सिस्टम खड़ा करूंगी, और कल को किसी फीमेल को ऐसे मुड़ना नहीं पड़ेगा। और मेरे को जैसे रिजेक्शन फेस होती थी, जब हम किसी के एग्जाम्पल देखो, हर कोई किसी भी ड्रीम को पूरा करने का ना, जब विजन लेता है किसी का एग्जाम्पल देख के लेता है ना? अगर कोई बोले मुझे क्रिकेटर बनना है, उसके माइंड में एक इमेज होगी कि मुझे विराट कोहली जैसा बनना है या सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब हम आते हैं, हम सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि देखो इन्होंने करके दिखाया ऐसे। तो जब मैं करके दिखाती, लोगों को एग्जाम्पल्स देती थी, वो सारे मेल्स होते थे, तो मेरे को हर कोई ये कहता था, लड़कियां कहाँ है, लड़कियों में किसने कर दिखाया, कौन है आपकी फील्ड में, है ना? तो ये लड़कियों की करने वाला काम ही नहीं है, ऐसे ऐसे चीजें बोलते थे। दैट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि एक दिन इतनी सक्सेसफुल बनूंगी ना कि किसी लड़की को दोबारा ये नहीं सुनना पड़ेगा, और वही चीज की, भगवान ने साथ दिया, मैंने मेहनत की, मेरे मेंटोर्स ने प्रॉपर सपोर्ट किया, और 1 साल के अंदर मैंने वो ड्रीम लेवल को अचीव किया। और अपनी वही चीज है कि अपनी कंपनी के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया में आई वॉज द फर्स्ट फीमेल जिसने वो चीज अचीव की, एंड उसको आज तक सस्टेन भी रखा है। लोग अचीव तो कर लेते हैं, सस्टेन्ड नहीं रह पाता, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसे होता है ना कि ऊपर पहुंचना आसान है, पर ऊपर जाकर टिके रहना वो बहुत ज्यादा बिल्कुल, मुश्किल है, उसी पॉइंट पे। मेरे सामने किसी फीमेल का एग्जाम्पल नहीं था दिखाने के लिए, लेकिन मेरे बाद बहुत सारी फीमेल्स को एक एग्जाम्पल मिल गया। और आज आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट अगर मैं कोविड के बाद की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फीमेल्स, आई थिंक मुझे लगता है इंडिया में भी वो दौर आ चुके हैं कि फीमेल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं, उनको एक विजन मिल चुका है, क्योंकि अब घर पे बैठ के कर सकते हैं, पहले आना जाना होता था, सब कुछ ऑफलाइन में होता था। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि चेंज आया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नहीं, मेरी जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, उसमें भी एक डेटा के अनुसार 60% वुमेन्स बिजनेस कर रही है। तो हर जगह चेंज हो रहा है, क्योंकि आजकल सिस्टम जैसे ऑब्वियस है ना, ऑनलाइन हो चुका है। तो आज की, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं साक्षी जी, जैसे आप अभी हाउसवाइफ हैं, तो अभी आपके साथ कितनी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं, कितनी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं आपके साथ? काफी सारी हैं, ऑल ओवर इंडिया में मेरा आज के टाइम पे नेटवर्क है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हाउस वाइफ्स, जैसे आपने बोला, बहुत ज्यादा, लगभग आप कह सकते हो कि 500 प्लस हाउस वाइफ्स मेरे साथ काम कर रही हैं आज के टाइम पे, है ना? जिनमें से बहुत सारी तो ऐसी हैं जो एक्चुअल में वो ड्रीम इनकम एंजॉय कर रही हैं जो आज के टाइम पे इंडिया के 60% मेल्स भी नहीं कमा रहे। ठीक है, और वो भी ऐसे ऐसे एरिया से जिनके लिए शायद इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना महीने का 600 रुपया कमाना भी बहुत बड़ी बात होगी। घूंघट में रहने वाली, जिनको किसी से बाहर निकलने के लिए, लाइक घर से बाहर अगर आपको सब्जी भाजी भी लेने जाना है, तो आपको सास से या हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी फीमेल्स आज अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस ले पा रही हैं। मतलब ज्यादातर जो लेडीज हैं जो आपके साथ बिजनेस कर रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो ज्यादातर गांव से हैं, रूरल एरिया गांव से, से, हाँ जी, हाँ जी, गांव रूरल से। एरिया से। ओके। तो जैसे आपने शुरुआत, कितने साल आपने ऑफलाइन बिजनेस किया?
2020 तक लगभग आप कह सकते हो पूरे 5 साल मैंने ऑफलाइन बिजनेस किया। और उसके बाद 2020 के बाद जब चीजें चेंज हुई, 1 ईयर मुझे प्रॉपर ऑनलाइन कैसे करना है सारी चीजें, वो कंसेप्ट को सीखने में टाइम लगा। हमारे लिए जूम भी न्यू था तब हमारे लिए, क्योंकि मैं तो 2017 में स्टडी कर चुकी हूँ। जो बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं उनके लिए जूम ऑनलाइन क्लासेस, आज तो नर्सरी क्लास के बच्चों की भी क्लासेस ऑनलाइन लगती है, अभी विंटर्स में लगी ही है ना। तो हमारे लिए ये सारी चीजें न्यू थी। ठीक है, देखो 200 250 400 लोगों की माइक पकड़ के मीटिंग करने की आदत, फिर कैमरे में खुद को देखने की आदत नहीं थी। वो सारी चीजों को ढालने में लगभग 1 साल लगा। और 2021 में मैंने दोनों तरीके से ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इसको किया फिर से। और 2023 में जुलाई में मेरी मैरिज हुई है। उसके बाद मैंने फिर से 100% इसको ऑनलाइन कर दिया। अब मैं ऑफलाइन बहुत कम करती हूँ, ऑनलाइन ही करती हूँ बेसिकली। बिल्कुल, अभी तो फ्यूचर ही साक्षी जी ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम खराब कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। जब ऑफलाइन करेंगे बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। बहुत, इसीलिए तो आप देखो ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, मैंने आपको बताया 5-6 साल मैंने इसको ऑफलाइन में किया है ना। तो मेरा बिजनेस सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सहमत था। कश्मीर तक भी गई हूँ मोहाली से, बट फिर भी नॉर्थ इंडिया तक की सहमत था, एक वो थी। लेकिन आज मैं चंडीगढ़ में बैठी बैठी, अब देखो पूरे इंडिया में काम कर रही हूँ। आज गोवा से भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की भाषा नहीं आती होगी, पर आंध्र प्रदेश के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो वो चीज शायद हम पहले ना कर पाते। ये बहुत बड़ा चेंज आया है एक ऑनलाइन के सिस्टम में। बिल्कुल। तो जैसे आप ऑफलाइन करते थे 4 से 5 साल, आपके घर वाले अलाउ करते थे? जैसे आप अनमैरिड थे तब, है ना? अब बस वगैरह में जाते हो, कॉलेज वगैरह, सॉरी, ट्रेन वगैरह पे जाते होंगे, आप बस वगैरह पे जाते होंगे ना? तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था वो? मैं सच में बताऊं, जब मैंने इस काम को शुरू किया, उससे पहले मैं एक ऐसी फीमेल थी कि कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ना मैंने कभी अपना कॉलेज बंक किया, ना मैंने कभी अपना स्कूल बंक किया। तो मतलब बहुत साई सी लड़की, आप समझ रहे हो। तो मैं 5 बजे डेली घर पहुंचा करती थी। अगर 5 से 5:15 हो जाता था ना, कभी मेरे मम्मा का फोन आ जाता था, पुत्र कितने रहेगी, बेटा कहाँ रह गई है ना। तो इतने वरीड रहते थे। और इस माहौल में जब आप होते हो, आप एकदम से ऐसे बिजनेस में आते हो, आसपास आपके लड़के हैं और आपको दूर दूर मीटिंग्स करने जाना है, क्योंकि चंडीगढ़ से उस टाइम पे इतने हाईवेज भी बन नहीं रखे थे। चंडीगढ़ से होशियारपुर भी मुझे जाना है, तब भी मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते थे बसेस में ट्रैवल करने में, है ना। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। इसीलिए सबसे पहले अगेंस्ट मेरे पेरेंट्स इस वजह से थे कि मैं बीटेक टॉपर थी। उनको लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, इस वजह से पहला रीजन उनका अगेंस्ट होने का ये। दूसरा रीजन, लड़की ने सुनना बंद कर दिया। तो हाँ, 5 बजे घर आती थी, अब कोई टाइम ना जाने का ना आने का है ना। तो इस वजह से भी फिर दूर दूर ट्रैवल करना, उनको हर टाइम एक सिक्योरिटी का इशू रहता था। वैसे भी बहुत सारे इश्यूज रहते थे कि इतनी दूर क्या जरूरत है करने की, छोड़ दे ये काम, जॉब कर ले। तभी तो आपको पता है इंडिया में ज्यादातर लोग, पेरेंट्स लड़कियों की ये सोच बना देते हैं कि या तो लड़कियां टीचिंग जॉब करें या कंप्यूटर साइंस ले लें, इंजीनियरिंग में भी, ताकि एक रूम में बैठे एक जगह काम करना है, आपको इधर उधर नहीं जाना। बट मेरे को वो चीज पसंद ही नहीं थी। इसी वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट कह लो अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता था नए कल्चर सीखना, नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, है ना। बेसिकली इस वजह से जब स्टार्ट किया तो बहुत सारी परेशानियां हुई। हर मीटिंग पे जाने से पहले मम्मी से लड़ाई होके जाती थी, आने पे भी लड़ाई होती थी, पर मैं पीछे नहीं हटी। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैं कर रही हूँ एट द एंड कर तो अपने पेरेंट्स के लिए ही रही हूँ। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, जब मैं अच्छी अर्निंग्स करूंगी, तो मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगी। इसी वजह से मैं पीछे नहीं हटी। बहुत बोलते थे, रोज लड़ाई होती थी, आप मानोगे नहीं, मार तक भी खाई होगी कि ये काम छोड़ दे, पर मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, एक्चुअली सभी के साथ होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मेरे साथ भी हुआ, चलो मेरे साथ थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मैंने ना 1-2 साल ही ऑफलाइन किया है, उसके बाद ऑनलाइन हुआ, घर पर ही बैठ कर किया है। तो आपका जो समय था थोड़ा सा ना वो अलग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी इसी पॉइंट पर ना क्या होता है आजकल, जैसे ऑनलाइन है साक्षी बीन्स, आज भी लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसे, क्यों? आपको क्या लगता है? जैसे लड़कियां भी कर रही हैं आज आज भी, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पेरेंट्स है ना,
पेरेंट्स, लड़कियां अगर घर बैठ के भी आज बिजनेस कर रही हैं तब भी लड़ते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल लड़ते हैं। असल में ना इंडिया में सोच बहुत अजीब है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ रूरल एरिया से बहुत सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, है ना? तो उसमें बहुत सारी अनमैरिड फीमेल्स भी हैं, है ना? तो वहाँ पे एक चीज़ सामने आई मेरे कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करते। मतलब वो बीटेक करे, एमटेक करे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो पीएचडी भी कर ले, पर पीएचडी करने के बाद भी वो अपना खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में ना सोचे, वो घर की रोटी बनाने के बारे में सोचे। आप समझ रहे हो? इस मेंटालिटी की वजह से लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। उनको घर पे बैठे भी करना होता है ना, तो घर वालों को ये लगता है, हस्बैंड्स को ये लगता है कि भाई ये कमाने, दो पैसे भी कमाने लग जाएगी ना, इसकी जुबान निकल जाएगी, फिर ये अपने डिसीजंस देगी, अपने चलाने लग जाएगी। इस वजह से मतलब कह सकते हो कि दबा के रखने की कोशिश रहे जारी, इस वजह से नहीं लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने दिया जाता। मेन सोच तो देखो यही है। और दूसरा रीजन ये भी है, डरते बहुत सारे बॉयज के पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, है ना? या मेल्स के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स मना कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉड्स की, ऑनलाइन में आपको पता है फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना? तो जेन्युइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे है, वो चीजों को पता करने में भी समय लगता है ना? इस वजह से भी लोग डरते हैं। जैसे जैसे आपने बेसिकली बिजनेस शुरू किया, ऑफलाइन बिजनेस शुरू किया आपने ना, मैं आसपास की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ जिन लड़कों के साथ आपने बिजनेस शुरू किया, ओवरऑल जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, वो सेफ था आपके लिए एक्सपीरियंस? मतलब वो एरिया आपके लिए सेफ था तब का और आज के समय में? क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लड़कियों के लिए सेफ है? देखो, जब मैंने 2016 में स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे चीजें अलग थी। जैसे मैंने बताया, ऑफलाइन में था। मेरी कंपनी में मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है? मैं हमेशा सेफ फील करती थी। देखो, जो फीमेल्स होती है ना, उनकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है, उनको कोई किस तरीके से देख रहा है ना, उससे भी समझ में आ जाता है कि सामने वाले के माइंड में गलत सोच चल रही है या अच्छी, है ना? तो मुझे कभी भी, मेरे अराउंड मैंने आपको बताया 200-250 लोग साथ में काम करते थे, है ना? दे ऑल वर मेल्स। धीरे 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 मेरी टीम में फीमेल्स आनी स्टार्ट हुई, तो वहां पे फीमेल्स दिखनी स्टार्ट होगी। हमारी टीम को देखकर दूसरों की टीम्स में भी फीमेल्स आनी स्टार्ट हुई, पर उससे पहले नहीं होता था। लेकिन मुझे कभी भी एक पर्सन का भी इस तरीके से नहीं लगता था कि जिसकी थॉट गलत हो, ठीक है? कि कोई गलत नजर से देख रहा है। मेरे को तो ऐसे लगता था आसपास सारे भाई चल रहे हैं, ठीक है? और मेरे मेंटोर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया एक तो क्लासमेट ही था, ठीक है, जो मुझे लेके आए थे। फिर उसके बाद उनके अलावा सारे अननोन थे, वो उनके बचपन के क्लासमेट्स हो गए, आगे आगे फ्रेंड्स हो गए, सिटीज के लोग हो गए, है ना? तो वो सब मेरे लिए अननोन थे। लेकिन इतना ज्यादा रिस्पेक्ट हर कोई देता था। देखो, कई बार 7:30-8 बज जाते थे ऑफिस से जाते जाते, कोई क्लाइंट लेट आया, मीटिंग क्लोज करने में, सारा कुछ करने में, है ना? बट मेरे को ना फिर ऐसा होता था कि मेरे क्लासमेट या उनके जो अपलाइन है ना, हर कोई ये कहता था कि भाई अकेले मत जाना, हम छोड़ आते हैं घर, है ना? तो मेरे को बहुत सेफ फील होता था सच में, बहुत ज्यादा। और मेरे मदर भी सबसे मिले थे, मेरे जो मेंटोर्स थे, 5-7 ऊपर मेल्स ही थे जो मेंटोर्स थे, तो मेरे मदर सबसे मिले थे। वो भी, उनको भी ऐसे ही होता था कि अकेली आने से अच्छा इनमें से किसी के साथ आ जाए, ठीक है? भले ही आसपास के लोग बातें बनाते थे, बहुत सारी बातें बनती थी। तो मम्मी, उस टाइम पे मैं रोती भी थी, मम्मी जितने मर्जी बिजनेस को लेकर अगेंस्ट थे, पर इस चीज में वो मुझे एक चीज कहते थे, बेटा अगर तू अपनी जगह सही है ना, तो लोगों की बातों का तेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो मुझे बहुत सेफ इन्वायरमेंट दिया गया। और आज की अगर आप जो बात पूछ रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, मुझे लगता है इससे सेफेस्ट इंडस्ट्री लड़कियों के लिए हो ही नहीं सकती। देखो, घर से बाहर नहीं निकलना, घर पे बैठे आपको काम करना है ना? अगर आपको लगता है, ये चीजें तो पहले भी होती थी कि लड़कियां अपना फोन नंबर लड़कों के साथ नहीं शेयर कर पाती थी, है ना? उल्टी सीधी बातों का। और अभी तो मुझे लगता है कि हमारे पास सिंपल सा एक ऑप्शन है, ब्लॉक। हर जगह से ब्लॉक कर दो, टेंशन वाली बात क्या है ना? तो घर पे बैठे करना है, बिल्कुल सेफ है। मतलब इससे ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता किसी इंडस्ट्री में। आप जॉब्स में देख लो, आज के टाइम पे डॉक्टर्स, नर्सेस तक सेफ नहीं है। हॉस्पिटल्स में ही फीमेल्स के साथ क्या कुछ हो जाता है ना? हर इंडस्ट्री में ऐसा है। बट यहाँ पे अगर आप घर पे बैठे कर रहे हो तो सब कुछ बेस्ट है। इसीलिए शायद कोविड के बाद, जैसे मैंने बताया, 500 प्लस का फीमेल्स का नेटवर्क इसीलिए रेडी हो पाया है,
क्योंकि सबसे सेफ सभी को लगा। ठीक है। अब तो जब हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, सक्सेस सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो इतनी दूर दूर से उनके फीमेल्स, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो लेडीज कभी एरोप्लेन में बैठी तक भी नहीं थी, वो अपनी और अपने हस्बैंड की टिकट्स बुक करवा के प्लेन में आती हैं अपनी रिकॉग्निशन लेने, अपनी इनकम से। तो वो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं भी देखता हूँ जैसे अलग अलग कंपनीज के इवेंट्स होते हैं, इतना इतना कट होता है ना, किसी और जगह कट हो ना तो पुलिस लग जाती है, उस स्टेट की है ना, बट हमारे इतने इतने कट होते हैं, मतलब कोई पुलिस नहीं होती। कारण उसका यही है कि हमारे जो भी पर्सन आता है ना वो सिस्टम के साथ मिल जाता है। हमारा सिस्टम ही इतना तगड़ा हमारी इंडस्ट्री का। माइंडसेट पे वर्क किया जाता है ना, वो चीजें पहले माइंडसेट में ये बता दी जाती हैं कि भाई सक्सेस क्या चीज है, बाकी चीजें क्या है ना। तो वो एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंसान का, बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं उस सब के आगे। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कि आपके साथ बहुत सारी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं इस बिजनेस में, ठीक है जी। अभी क्या है ना, अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूं, स्पेशली रूरल एरियाज में हम बात करें, वो कहाँ पर डिपेंड रहती हैं? सरकार पर डिपेंड रहती है, ये सच है ना। अलग अलग स्टेट्स हाउसवाइफ्स के लिए कुछ ना कुछ स्कीम निकालती है, या लड़कियों के लिए भी आजकल है ना, इंडिया भर में अलग अलग स्टेट्स काम करती हैं, कुछ पैसे देती हैं हर महीने। तो देखो उसके लिए भी है ना, हाउसवाइफ्स को कितनी खुशी मिलती है अगर 1,000 2,000 या 5,000 रुपये बन जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वही हाउसवाइफ्स ये बिजनेस शुरू करती हैं, उनके लिए ये कैसे लाइफ चेंजिंग हो सकता है? लाइफ चेंजिंग कैसे हो सकता है? देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने अभी आपको वैसे बताया भी है कि लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, कि बोलेंगी कमाएंगी तो अपने चलाने लग जाएंगी, है ना। इसी वजह से बहुत सारी चीजों में उनके साथ गलत भी होता है ना। अब देखो, बहुत सारी फीमेल्स तो इतना अत्याचार इस वजह से भी सहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बाई चांस हम अलग होते हैं तो यार फाइनेंशियली हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे। आज हम अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, इस वजह से बहुत सारी फीमेल्स एक्सप्लॉइट हो रही है ना। और इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो कि घर पे बैठे बहुत इजीली हुआ जा सकता है। लड़कियों को तो टीचिंग जॉब भी मिल रही है ना, अगर गवर्नमेंट है तो घर वाले करने देते हैं, नहीं तो नहीं करने देते। गवर्नमेंट तो हर किसी को नहीं मिलती ना, है ना। तो जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है घर पे बैठे, तो वो अपने साथ गलत सहेंगी नहीं, ये चीज है ना। तो इस तरीके से लाइफ चेंजिंग। दूसरा जो मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, आपने देखा होगा एक फैमिली है, दो बच्चे हैं वहां पे, दो लड़के हैं मान लो, है ना। एक कमाता है, एक नहीं कमाता, बेशक छोटे वाला कमाता, बड़े वाला विला है, बिल्कुल नहीं कमाता, है ना। तो आप मुझे बताओ, घर पे कोई भी डिसीजन लेना हो किससे पूछा जाएगा? ऑब्वियस है, जो छोटा है, जो पैसे कमा रहा है जो उससे पैसे, पूछेंगे। है ना, उसके डिसीजन की वैल्यू होगी। दूसरे को क्या बोलेंगे? तुझे बड़ा पता है ना, तू कमाता है, तू बाहर जाता है। यही औरतों को शुरू से सुनते आना पड़ता है ना। लेकिन जब वो अर्न करने लग जाती है, उनके डिसीजंस की भी वैल्यू होने लग जाती है। ठीक है। और मैंने अपनी मदर को देखा है, और 90% मदर्स यही काम करती हैं। घर में कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, बच्चों के लिए न्यू कपड़े, हस्बैंड के लिए न्यू कपड़े, सब कुछ सबके लिए, लेकिन अपने लिए कॉम्प्रोमाइज 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 चूज करती है कि नहीं? जब वो खुद कमाने लग जाती है ना, वो अपने लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं चूज करेंगी, लाइफ चेंजिंग अपने आप होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं पुराना ही डाल लूं, फिर वो अपने बारे में भी सोच सकती है, वरना वो सोचती है हस्बैंड की कमाई पे क्या कुछ होगा, चल यहाँ से कटौती हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्रूट भी घर में आता है ना, वो कहेंगे हम नहीं खाएंगे, बच्चे खा ले, हस्बैंड खा ले, सारा दिन बाहर कमाते हैं, ये खा ले। तुम भी तो सारा दिन घर पे लगी रहती हो, तुम्हें भी तो डाइट की जरूरत है, पर वो अपने बारे में सोचती ही नहीं। पर जब वो खुद अर्न करने लग जाती है ना, वहां पे वो खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, तो लाइफ अपने आप चेंज हो रही है। अभी जो लड़की हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जब हम कई बार, क्या है, मैं सभी की बात, सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, वो क्या, आई थिंक उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है, मेरे तो शादी हो ही जानी है ना। ज़्यादातर लड़कियां सोचती हैं। तो उसके बाद अपने आप पैसा मतलब आना शुरू हो जाएगा, जहाँ हस्बैंड कमाएगा ना, तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या लगता है, लाइफ अच्छी हो जाती है शादी के बाद? ये जरूरी है, मतलब ये कंपल्सरी है कि अच्छी हो जाएगी कि नहीं होती है?
एक्चुअली आपके हस्बैंड जितने मर्जी अच्छे हो, आपके इन लॉज जितने मर्जी सपोर्टिव हो, बट गर्ल्स की लाइफ में हमेशा मैरिज के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। खुद में ही ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि ये मेरी ड्यूटी है, घर का काम मेरी ड्यूटी है, घर की सबकी केयर मेरी ड्यूटी है, वो अपने आप ही उनमें आ जाता है, जिसकी वजह से ना वो सबसे पहले अपने करियर को पीछे छोड़ती हैं, फिर वो खुद को पीछे छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। और खुद के लिए डिसीजंस लेने बंद कर देती है कि घर में शांति रहनी चाहिए, इस बात पे अगर इसको बुरा लगता है तो ये नहीं करते, ये बात पे उसको बुरा लगता है तो ये नहीं करते, ये बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जब हम अनमेरिड होते हैं ना, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर नहीं होती। जैसे आपने एक चीज बोली ना, माइंड में रहता है कि बाद में अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो देख लेंगे, है ना। मेरे को याद है जब मैंने 9-10 इयर्स पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी इस बिजनेस को, है ना। तो कुछ फीमेल्स ऐसी थी, वो भी पंजाब के लाइक टिपिकल गांव वगैरह से, तो उनकी टिपिकल मेंटेलिटी ऐसी होती थी, हमारे लिए तो जिम्मेदार ढूंढ देने हैं पेरेंट्स ने, हमें क्या जरूरत है कमाने की, है ना। अच्छा तुम्हारी कंपनी में कोई अच्छा जिम्मेदार हो तो बता फिर, ऐसी वाली बातें, है ना। तो मेरे को लगता था क्या सोच है यार लड़कियों की, है ना। बट आज वही लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, वो भी मदर्स बन चुकी हैं, बट दे आर नॉट 100% हैप्पी, है ना। क्योंकि हर दिन कॉम्प्रोमाइज, देखो यार, आप अपने पापा से भी हर वक्त खुशी से पैसे नहीं मांग सकते, है ना। जब आप सिचुएशन देखते हो, जब वो सिचुएशन समझ में आती है, तो आप अपने आप ही सोचते हो कि यार मांगू कि नहीं। हस्बैंड से मांगने तो बहुत टफ है। और जैसे आप सोचो, आप मैरिज के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ जाए फाइनेंशियली, खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उनको 2-2.5 लाख की जरूरत है, क्या आप अपने हस्बैंड से मांग पाओगे? शायद आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, 8-10 साल आपकी मैरिज को अगर हो चुके हैं, शायद आप मांग भी लो, बट फिर आपके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा कि पापा या मम्मी या भाई कब तक वापस करेंगे कि मुझे हस्बैंड को जवाब देना। बट वेन यू आर अर्निंग योर सेल्फ, आप खुद से कमा रहे हो, आपका खुद का पैसा है, तो आप उसको कहाँ खर्चते हो, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज, एक आप में पावर आ जाती है अपनी खुद की फैमिली को सपोर्ट करने की, जब आप खुद कमाते हो, है ना। दूसरी चीज, जैसे आपने बोला, आपका क्वेश्चन आई थिंक ये था कि स्टार्टिंग से काम करना चाहिए कि नहीं अनमेरिड होके ही फीमेल्स को, है ना। यही क्वेश्चन था, है ना। तो बिल्कुल करना चाहिए ना, शादी के बाद बिल्कुल लाइफ चेंज हो रही है, आप फैमिली के बारे में सोचोगे, उतना समय नहीं निकाल पाओगे, आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है कि यार सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करके सबको भेज दिया, फिर घर के बाकी सारे काम हो गए, जब तक फ्री होने का टाइम होता है फिर लंच तैयार करना है, फिर फ्री होने का टाइम होता है, इवनिंग टी का टाइम हो जाता है, फिर खाने का टाइम हो जाता है, डिनर का, इसी सब चीज में, डिनर के बाद सोचो फ्री हो गए अब कुछ करेंगे, तब बच्चे को सुलाने का टाइम हो जाता है, उसी चीज में 1.5-2 घंटे निकल जाता है, फिर खुद भी नींद आ जाती है, इस चीज में सारी लाइफ चली जाती है। लेकिन जब आप शादी से पहले, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर की, कि ये ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ आपको करना है, बाकी सारी चीजों की, पैसे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो दिस इज द गोल्डन टाइम जब आप काम को स्टार्ट करते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचा दो। जब आप शादी करके जाओगे ना, आपके फैसले की भी वैल्यू होगी। मैरिज के बाद आप सोचो भी कि आपको शादी के 2 साल 4 साल बाद रियलाइज हो कि यार मुझे तो खुद कमाना चाहिए, मैं खुद का कुछ सोचती हूँ, तो आपके सामने सिर्फ एक सवाल आएगा, चाहे आपके हस्बैंड जितने मर्जी अच्छे हो, सपोर्टिव हो, तुझे क्या जरूरत है, मैं कमा तो रहा हूँ। आप डिसीजंस नहीं ले पाते, दो जनों के इन्वॉल्वमेंट बीच में चलने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी फैमिली टोटली अगेंस्ट थी, ये काम मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा। मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ बंदा लड़ भी ले, हस्बैंड या इन लॉज के साथ कैसे हक से लड़े, है ना। वहां पे चीजें चेंज होने लग जाती है, फिर वहां पे फिर ये आ जाता है कि अभी तो कमाने भी नहीं लगी, अभी अपनी चलाने लगी, जब कमाने लग जाएगी पता नहीं कितनी चलाएगी। मम्मी पापा कुछ भी कहे, एक कान से सुनो दूसरे से निकल जाता है फिर भी। जैसे जैसे साक्षी, बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता ना, दोनों ही लड़का लड़की को, कि प्यार से सब कुछ हो जाएगा, मतलब पैसा मैटर नहीं करता, कि हम तो प्यार से ही सब सारी जिंदगी निकाल लेंगे, है ना। क्या लगता है, मतलब ये सच है या झूठ है? ये टोटली झूठ है। प्यार तो देखो, शादी के 1 साल 2 साल तक रहता है, उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही, द मोमेंट यूल बिकम पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लोडेड हो जाओगे आप, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग पहले भी हो जाते हैं, बट कईयों के नहीं भी होते।
है ना। बट पेरेंट्स बनने के बाद तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोडेड हो जाते हो फुली, ठीक है, उसको देखना है, ये करना है, वो करना है। तो वहां पे प्यार कहीं ना कहीं धुंधला पड़ जाता है ना। वहां पे अंडरस्टैंडिंग चलती है, वहां पे पैसा चलता है। आप मुझे बताओ, अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, सब कुछ उसके लिए, वहां पे पैसा इंपॉर्टेंट है या प्यार? ऑब्वियस है, पैसे ही चाहिए, पैसे प्यार से ही नहीं। बच्चे को, है ना। तो पैसा, पैसे के बिना लाइफ नहीं चल सकती, प्यार के बिना फिर भी चल जाए। बहुत सारी सिंगल मदर्स हैं जो अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा देती हैं, है ना। तो उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, लेकिन वो कहां से कहां अपने बच्चों को किधर तक पहुंचा देती हैं। लेकिन आप वो लोग देखो जिनकी लाइफ में प्यार तो बहुत है पर पैसा नहीं है, उनके शायद कईयों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, खुद भी उन्होंने एक अच्छी लाइफ नहीं जी, आगे बच्चे भी नहीं जी पा रहे। तो बहुत चीजों का इम्पैक्ट, पैसा बहुत जरूरी है लाइफ को सही मायने में चलाने के लिए। बट हाँ, प्यार का भी थोड़ा बहुत बैलेंस होना चाहिए। बट सिर्फ प्यार के बेसिस पे आप सोचो सब कुछ हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी भी लड़की के पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट ना करते कि लड़का पहले से कमाता हो, लाइफ में सेटल हो। समझ गए सभी, पैसा जरूरी है प्यार नहीं है, पैसा जरूरी है ना। एक्चुअली पैसा है तो तभी आई थिंक प्यार आता है, जब पैसा नहीं होता तो प्यार भी नहीं आता। पैसे के बिना ही घरों में लड़ाइयां होती है सबसे ज्यादा, है ना। तो पैसा है लाइफ में इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपने सही कहा। पैसा है तो प्यार भी आ जाता है। गिफ्ट से क्यों औरतें खुश होती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। इसकी ना बात कोई करता नहीं है सोसाइटी में। आई थिंक वो पैसे को ना गलत तरीके से देखते हैं, पैसा नहीं, पैसा शायद प्यार में होता शायद अभी है। जब हमारा ये पॉडकास्ट लॉन्च होगा ना, आई थिंक इस चीज के ऊपर भी शायद मेरे को भी लोग जज करेंगे, कैसी लड़की है, प्यार ये वो, है ना। क्योंकि ये ताने सबसे ज्यादा पड़ता है, पैसा पैसा, फिर लड़कियों को गोल्ड डिगर भी बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है ना। तो बट शायद जब हम बड़े होते हैं ना, 19-20 साल की उम्र तक लगता है प्यार प्यार सब कुछ है। वही है कि जब 24-25 साल के हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी भी ऊपर पड़ेंगी ना, तब पता लग जाता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नहीं नहीं, ये तो सच है। हाँ, जो सच है बिल्कुल, उसको कहने में तक, कहने में क्या, उसको कहने में क्या दिक्कत है ना। ओके, तो चलो, ऑब्वियस है ऑडियंस जो यंग जनरेशन देखेगी वो इस चीज़ को समझेगी कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट दी एंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। चलो ओके, तो जैसे ही मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ साक्षी जी, आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है? मेरा भी कोई ना कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे रहे हैं। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है, बहुत सारे रहे हैं, है ना। आपका कोई है ऐसा? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जर्नी में, है ना। हाँ वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने बताया आपके भी बहुत सारे रहे हैं, है ना। तो मेरे भी बहुत सारे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हमें हर दिन देखने को मिलते हैं, है ना। बट एक जो है मुझे कभी नहीं भूलता, जिसने शायद मुझे चेंज करने पे मजबूर कर दिया था, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो मैं सक्सेसफुल हो चुकी थी उस टाइम, लाइक जैसे बताया, ड्रीम लेवल अचीव कर चुकी थी, बड़े सेमिनार्स करती थी, है ना। तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग में अपने पेआउट्स वगैरह दिखाने अलाउड थे, ल्योर करने के लिए नहीं, जस्ट कि थोड़ा सा सामने वाले को क्लैरिटी हो जाए, है ना। आज के टाइम पे इंडस्ट्री में नो डाउट बहुत सारी चीजें ल्योरिंग के लिए हो रही है, वो नहीं मैं कह रही। पर जब आप सेमिनार्स करते हो, मैं जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि देखो 2016 मार्च में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट पे आउट इतना था, और 1 साल की स्ट्रगल के बाद जब मैंने सक्सेस हासिल की, तो मेरा जो पे आउट है ड्रीम लेवल अचीव करने के बाद क्या होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, है ना। फिर लोग ये भी कहते हैं कि आज तक वो इनकम स्टेबल है या नहीं, तो एक करंट पे आउट जैसे दिखा दिया, है ना, कि स्टेबल है। तो ऐसे कुछ था। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसे एक सेमिनार कर रही थी यंगस्टर्स का, चंडीगढ़ में ही था मतलब, और वहां पे काफी सारे यंगस्टर्स बैठे थे। तो जब मैंने अपनी इनकम बताई, दिखाई, है ना, तो मेरे पास ना एक सिंपल सा फोन होता था, ठीक है, रेडमी का, आई थिंक 8500 8500 या 10,000 के आसपास का वो फोन था, ठीक है। मेरे को एक था कि भाई चेंज करेंगे, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी ना, तुमने लिया। तो ऑल ऑफ अ सडन वो जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से एक लड़का खड़ा होके आया, ठीक है, और आगे आ गया, है ना, बोलता आप इतना कमा रहे हो तो आपके पास आईफोन क्यों नहीं है? है ना। मेरे को एक झटका सा लगा, ऐसा क्वेश्चन कभी मेरे सामने कभी भी नहीं आया, है ना।
मैं अब क्या जवाब दूँ, है ना? आईफ़ोन उस टाइम पे आईफ़ोन बहुत एक बड़ी बात होती थी। आजकल तो लोग लाइक ईएमआई पे फ़ोन खरीद लेते हैं, है ना? तो फिर भी इज़िली ले लेते हैं, बट उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। आईफ़ोन एक्चुअल में एक क्लास सिंबल होता था दैट टाइम। तो जब उसने मुझे बोला, मेरे को भी मैं इसको क्या जवाब दूँ ना, तो मैंने बोला कि देखो मेरा पैसा है, मैं जहाँ मर्ज़ी स्पेंड करूँ, वो मेरी चॉइस है, मैं यहाँ लगाऊँ, वहाँ लगाऊँ, है ना? मुझे नहीं ज़रूरत लगी आईफ़ोन की तो मैंने नहीं लिया। और जैसे अब हम ऑनलाइन करने लग गए हैं, लोग रील्स बनाते हैं, हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए होता है, तब भी लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, पहले नहीं ये प्रायोरिटी होती थी, है ना? और मैंने आपको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बताई है, तो मैं अपनी ब्रेड एंड बटर भी चलाने लग गई थी अपनी फैमिली का, है ना? तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा अमाउंट घर पे भी देती थी। तो इसलिए भी नहीं लिया, लेने को मैं ले भी सकती थी पर ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। फिर उसने ऐसे बोला तो मैंने बोला कि ऐसे मेरे को ज़रूरत नहीं लगी या मेरी मर्ज़ी है मैं कहाँ स्पेंड करूँ, है ना? बोलता पर फिर भी ये तो बिल्कुल ही बेकार सा फ़ोन है, कुछ तो अच्छा अपने लिए ले सकते थे आप। या फिर आप उतना कमा भी रहे हो या सिर्फ़ ये दिखा रहे हो, ऐसी-सी बातें, है ना? तो वो चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा पिंच किया और मेरे को भी जवाब समझ नहीं आया। उसके बाद जब मेरा पे आउट आया, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए जाके आईफ़ोन खरीदा। कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन दोबारा ना आ जाए, क्योंकि थोड़ा-सा वो कहते हैं ना कि देखने वाला बिज़नेस है कि गैजेट्स दिखते हैं ना, जबकि ज़रूरत नहीं थी फिर भी मैंने लिया। और एक वो होता है ना कि हमारा डाटा सब कुछ होता है हमारे लिए, है ना? और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि एंड्रॉयड टू लाइक आईफ़ोन डाटा ट्रांसफर हो सके, पर आज हो चुकी है। तो इस वजह से भी नहीं चेंज करते थे बट फिर किया। वो एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं भूलता कि किसी की बातें आपको इतना वो कर सकती है। कितने दिन आपको नींद नहीं आई फिर? जब तक आईफ़ोन नहीं आया नींद नहीं आई। उसकी बात घूमती रहती थी। रात को सोते टाइम कि यार आईफ़ोन लेना है, आईफ़ोन लेना है। मेरे को ना कोई जैसे आपने कहा मेरे को भी इस तरह से कोई भी बात मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल लाइफ में कोई चीज़ कह देना मेरे को भी एक पहले 2-2 हफ्ते, महीना, साल भर याद रहती है। पर ये अभी सिस्टम में आ चुके ना, अभी थोड़ा सा इस चीज़ को समझना हमने शुरू किया कि कैसे हमने उसको मन से निकालना अपनी बात, है ना? पहले तो मेरे साल साल एक एक साल याद रहती थी, जैसे ने ये कहा यार मुझे। आपको पता है मैं कॉलेज में होती थी तो मेरा एक फ्रेंड होता था, वो ना 50-60,000 का लाइक सैमसंग का फोन उस टाइम पे कॉलेज टाइम में लेके आया करता था, उसकी इंश्योरेंस करवाई होती थी अलग से। तो हम सारे फ्रेंड्स ना उस पे हंसते थे, हमारा क्लासमेट ही था। तो भाई यार क्या फोन की इंश्योरेंस भी होती है, ले बताओ इतना महंगा, पहले फोन लो फिर इसकी इंश्योरेंस। मैंने भी जब लिया फर्स्ट आईफोन, मेरा वन लाइक 15,000 के आसपास का आया था, ठीक है, आईफोन 10s। और मैंने भी उसकी 15,000 की इंश्योरेंस करवाई थी कि भाई खो ना जाए। पहली बार देखो 8-10 हजार से सीधा ही सीधा लाख सवा लाख की छलांग मारी है ना, तो डर तो लगता है, वो चीज है। तो वही स्टेटस सिंबल चेंज हो गया। जब अब लास्ट ईयर में थे, है ना, कॉलेज आपने ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर दिया था, तो आपके दोस्तों का क्या था? आपको क्या कहते थे वो? किस नज़र से देखते थे बिजनेस को और आपको? बिजनेस को तो देखो पहले तो सारे यही सोचते हैं कि ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, मुर्गा फंसाने वाला काम है। उस टाइम पे सोच ये थी लोगों की। आज नो डाउट चेंज हो चुकी है, आज सबको पता लग चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, बट उस टाइम पे सोच ये थी। मुझे भी बहुत छेड़ा जाता था, बहुत ज्यादा। मतलब हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते थे, उन नेम नेम पा देते हैं ना पंजाबी लड़के, है ना, तो वो नेम से बुलाया जाता था। कहीं से निकल रहे कैंटीन के आसपास, दूर से शुरू हो जाते थे वर्ड्स बोलने, है ना। फिर हमारी कंपनी के नेम से छेड़ा जाता था, ऐसे नेम्स डाल दिए थे। फिर मुझे याद है हमारी फेयरवेल पार्टी थी और जूनियर्स देते हैं फेयरवेल, है ना। तो जूनियर्स ने फेयरवेल दी तो टैगलाइंस मिलती है सारी फीमेल्स को, किसी को उच्चा लंबा कद, किसी को मतलब सॉन्ग के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी बताते हैं, है ना। तो मुझे टैगलाइन मिली थी, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों तू मरती है। तो मेरे को बहुत उस टाइम पे फील हुआ था, है ना, क्योंकि लड़कियों को मैंने बताया ना कि गोल्ड डिगर बिना वजह ही बोल देते हैं, है ना। या तो हो मैं किसी लड़के के पैसे के पीछे जा रही हूँ, मैं तो खुद को अपने आप स्टेबल करना चाह रही हूँ, है ना। तो जब ये टैगलाइन मिली मुझे बहुत गंदा सा फील हुआ, ऐसे नहीं लगता कि करेक्टर डिसाइड कर दिया गया गलत तरीके से। तो मैं वहीं पे रोने लग गई थी। फिर सारे जूनियर्स बल्कि सॉरी दीदी सॉरी, है ना। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, इनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है अगर मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ,
है ना, कि इतना तक मन में सोच लिया। हाँ, बट वही चीज है कि ऐसे आपको बहुत बार बहुत सारे लोग डिमीन करेंगे, छेड़ेंगे। दो तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन यही होता है, उनको डर ये होता है कि अगर इसको छेड़ेंगे नहीं, कहीं ये कामयाब ना हो जाए। किसी भी तरीके से उन्होंने आपको रोकना तो है ही है ना, ताकि कल को कह सके हम तो पहले ही कहते थे इस काम में कुछ नहीं रखा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। बट वही बात है कि मेरा डिसीजन स्ट्रांग था, मेरी कमिटमेंट अपने काम से स्ट्रांग थी, और मेरे को अपने गोल्स क्लियर थे, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, मेरे घर पे रोटी देने कल को ये नहीं आएंगे, है ना। और उसके लिए मुझे वर्क करना मैंने किया और मैंने करके दिखाया। आई थिंक साक्षी जी वो बॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखती होंगे। मैं बॉलीवुड बॉलीवुड मूवी वो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखते हैं, सही बात है। बॉलीवुड मूवीज अट्रैक्ट, इसलिए उनको पैसे की वैल्यू नहीं पता थी ना। सही बात है। दैट्स व्हाई। आजकल वो क्या कर रहे हैं आपके वो दोस्त सभी? एक्चुअली जैसे मुझे बीटेक कंप्लीट किए 8 साल हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, ज्यादा टच में नहीं हूँ किसी के। तो हाँ, कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग वेले बैठे हैं, कुछ अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे होंगे, है ना। और कुछ अपना बैंड वैंड स्टार्ट करके थोड़ी सी उसकी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही बात है, आई डोंट नो सेटल है कि नहीं। बट मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टडी के साथ एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किया था ना। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया पहला जब मेरी मैरिज हुई, जो हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से लाइफ चेंज होती है। सेकंड चेंज आया जब मैं मदर बनी। मदर बनने के बाद फीमेल्स का करियर खत्म होता ही होता है। 95% फीमेल्स का करियर खत्म होता है। आप लुक एट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उन तक का करियर नहीं बचता शादी के बाद, है ना। जब वो कम बैक करती हैं अपनी फिगर सेट करके, सब कुछ सेट करके, तब उनको लीड रोल्स नहीं मिलते, है ना। तो मतलब उनके करियर पे भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मेरे करियर ने एक नया मुकाम हासिल किया मदर बनने के बाद, और मैं अपने बच्चे को 24 घंटे देती हूँ। मैं उसको ऐसे बढ़ता हुआ नहीं देख रही, उसका हर मोमेंट एंजॉय कर पा रही हूँ, और साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में टोटली टोटली सेटिस्फाइड हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था साक्षी जी, बेसिकली पता नहीं लोगों को ये क्यों समझ नहीं आता। जैसे आपने सेलिब्रिटीज की बात की है ना, जैसे अलग अलग हम देख लें, लोग जो किसी फील्ड में कामयाब होते हैं वो कुछ लिमिट तक ही पैसा कमा पाते हैं। जब वो काम करना बंद कर देते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है। ये हम बहुत सारे केसेस में देखा है। बट हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है ना, हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत इजीली समझ में नहीं आती, या शायद वो समझना नहीं चाहते, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज को चूज कर चुके हैं, है ना। या फिर जो देखो, मेरे सीनियर्स ने एक चीज कहते जो लाइफ में 40 इयर्स में दिक्कतें आती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहले 4 इयर्स में आ जाती है। सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप 40 साल में, क्योंकि जो अर्न करने वाले हो, जो मुकाम हासिल करने वाले हो, वो पहले 4 साल में कर जाते हो आप यहाँ से। तो दिक्कतें भी उतनी आती हैं, परेशानियां, चैलेंजेस उतने ही आते हैं। लोग शायद वो पहला 4 ईयर का जो पीरियड होता है ना, उसको फेस करने से डरते हैं। वो स्लोली स्लोली दिक्कत चलती जाए, कोई बात नहीं, बट वो इकट्ठी उन चीजों से डरते हैं। शायद इस वजह से वो अपने मन को ही समझा लेते हैं, ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं है प्रॉब्लम, उनकी गट में है। वो एक चैलेंज लेने से डरते हैं। बिल्कुल। जैसे आपको करीबन 9-10 साल हो गए इस बिजनेस में, आपने फील किया होगा और मुझे भी फील होता है। आई थिंक जो अच्छी तरह से मेहनत करते हैं ना, दिन रात एक करते हैं इस बिजनेस, सभी को फील होता है। मुझे भी ऐसा लगता है, पिछले 4 साल ऐसे लगता है कि मैंने ज़िंदगी के 40 साल जी लिए। आपको ही फील होता होगा, आपने 10 साल लगा दी ना, जो मेहनत करता है उसको पता लगता है कितना समय हो गया, ऐसा लगने लग जाता है ना। बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस भी ऐसा 40 लग जाता है बेसिकली। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इकट्ठा 4 इयर्स में कर लेते हो सारा। ये नहीं कि सिर्फ चैलेंजेस। आज मुझे खुद को लगता है कि 30 की एज में ही मैं लोगों को पहचान पा रही हूँ कि सामने वाला क्या है, क्या नहीं, किस सोच से बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा, है ना। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को भी, अपनी सिस्टर को, मम्मा तक को बता देती हूँ, मेरे जो मदर है उनको तक बता देती हूँ कि मम्मा इस पर्सन से दूर रहो, मुझे लगता नहीं कि ये सही है। वो थॉट प्रोसेस समझ में आ जाता है, पता नहीं कैसे, है ना।
और आगे क्या होने वाला है ना, शायद वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। वो एक्सपीरियंस, वो एक सोच बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, ठीक है। और नए लोगों से मिलते, इतने सारे लोगों से मिले हैं इतने सालों में, उनके एक्सपीरियंसेस जाने, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बेशक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हूँ, पर बाकी बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज आज एक ही फील्ड में बैठे बैठे हो चुकी है। अभी मेरा एक ग्रेट क्वेश्चन ही है एक तरह का, और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो हाउस वाइफ बिजनेस करना चाहती है, ऑलरेडी आपने कहा 500 प्लस इंडिया भर में आपके साथ लेडीज बिजनेस कर रही हैं, उनको ना काम बहुत ज़्यादा, हाउस वाइफ्स को, हमें पता सबको ना, काम बहुत ज़्यादा रहता है घर में, तो मेंटेन किस तरह करें, क्योंकि उनको सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, साफ सफाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है लेडीज़ को, मेंटेन कैसे करें? देखो, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है ना। जो करना चाहता है वो अपने लिए रास्ते भी खुद बना लेता है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपना फोकस क्लियर करना है कि आपको करना क्यों है, ठीक है। और उसके बाद कैसे, तो अपने चीजें जो है मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तरीके आने स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल आपने रील्स में देखा होगा, बहुत सारी फीमेल्स क्या दिखाती हैं, रील्स बनती हैं कि घर सारा काम फैला हुआ है, बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं, झाड़ू पोछा सब पड़ा है ना। बट क्या करती हैं, हेडफोन्स लगा के अपनी बहन को फोन लगाती हैं, फोन पे बातें करते करते 2 घंटे में सब निपट जाता है ना। और वो काम फील भी नहीं होता और 2 घंटे बातें भी होगी। तो कहने का मतलब ये है, वही चीज आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों से बातें ही तो करनी है। जब आपको फॉलो अप लेना है, आप ईयरफोन्स लगाते साथ साथ में काम कर सकते हो, कोई भी घर का, किचन का, कुछ भी साथ साथ में आपका फॉलो अप हो सकता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब आपको सेशंस लगाने हैं, आप घर में किचन में खाना बनाते हुए, कपड़े प्रेस करते हुए, या कुछ भी और करते हुए, आप साथ साथ में सेशन सुन सकते हो, ठीक है। तो अपने आप चीजें जो है मेंटेन, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो डेली कहीं ना कहीं चॉपिंग करते हुए, डस्टिंग करते हुए, टीवी पे कुछ ना कुछ देखती हैं, है ना। मतलब घंटा 1.5 घंटा तो चॉपिंग का और टीवी का चलता है, वही टाइम आप अपना यूटिलाइज कर सकते हो बिजनेस में, है ना। और इस तरीके से टाइम आराम से मैनेज हो जाता है। दूसरी चीज आपने वहां पे भी पूछी थी कि भाई क्या चेंज आता है लाइफ में, है ना, फीमेल्स की लाइफ में। देखो, जब आप खुद कमाने लग जाते हो, यू कैन अफोर्ड अ मेड फॉर योर सेल्फ, है ना। तो वहां पे आपका काम डिवाइड होने लग जाता है। अच्छा, अगर आपके फैमिली को मेड पसंद नहीं है, तो ऑटोमेटिक मशीनों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोमेटिक मॉप आते हैं आजकल, पोछा लगाने की मशीन आती है, उसमें घर का मैप सेट करो और बस रिमोट की तरह आपको जस्ट एक बटन दबाना, वो पूरे घर का पोछा लगा देगी, बाद में आप पोछा क्लीन कर दो, वो टाइम बच गया। तो आप ऐसी चीजें करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो। ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आप देख सकते हो, डिश वॉशर ले सकते हो। कमाओ पैसा, 70,000 का गैजेट ले लो, कमाओ पैसा 1.5 लाख का गैजेट ले लो, तो हर साल न्यू गैजेट्स ले सकते हो और हस्बैंड पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। साल में बेशक 3 गैजेट्स ले लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो जैसे आपको अभी साक्षी 10 साल हो गए, आपको इस इंडस्ट्री को अब कैसे देखते हो? मतलब आपके लिए इस इंडस्ट्री को आप अपने लिए कैसे देखते हो? ये बेस्ट है? हाँ, मतलब क्या, मतलब बेस्ट, बढ़िया हो गया सब कुछ, आपने चूज किया इसको? हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, अगर मैं जॉब में भी होती, मतलब मैं अगर अपनी लाइफ में जॉब भी कर रही होती, शायद मैं जो अर्निंग्स ले रही हूँ, शायद मैं अपनी मेहनत से 8-10 साल में वहां पे पहुंच भी जाती। पर वही बात है, उतना पैसा कमाने के लिए मुझे 8 घंटे तो कम से कम डेली काम करना पड़ता, है ना। जॉब पे जाने के लिए रेडी होना पड़ता, घर आने के लिए। आज अगर वर्क फ्रॉम होम्स भी चल रहे हैं, देन ऑल्सो आप 8 आवर्स के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करते हो, वहां पे लगे रहते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड की बात करूँ, सर्वाइकल इश्यूज अलग हो रहे हैं, चश्मा अलग लग रहा है ना, बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में, देखो सबसे पहले मुझे हेल्थ मिली है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक अच्छी कंपनी चूज की जहाँ पे प्रोडक्ट्स अच्छे थे, मेरे घर पे हेल्थ आई, ठीक है। उसके बाद मैंने लोगों की दुआएं कमाई है, जब मैंने किसी को प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए तो वहां पे हेल्थ आई है लोगों के घर में, वहां से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब आप किसी को कामयाब करते हो, वहां से ब्लेसिंग्स मिलती है। 40 साल में लोग खुद ही कामयाब नहीं कर हो पाते, दूसरों को क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया 500 से ज्यादा लेडीज हैं सिर्फ जो मेरे साथ काम कर रही हैं। उनको एक, उनमें से कोई 5,000 कमा रही है, कोई 50 कमा रही है, कोई ज्यादा भी कमा रही है ना।
तो उन सबको एक मौका नहीं मिला अपने लिए कुछ करने का, वो मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देते। तो दुआएं मिली हैं जो मुझे लाइफ में शायद किसी और फील्ड में कभी भी ना मिलती, है ना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कही, जब मैं मदर बनी मैंने वो चीज सबसे ज्यादा रियलाइज की। असल में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड वाइड सिर्फ 6 मंथ्स की पेड मेटर्निटी लीव अलाउड है, ठीक है। तो यानी 6 मंथ्स के बाद आपको रीजॉइन या तो करना होगा या फिर आपकी पैसे खत्म होते हैं, मतलब आपको पे नहीं किया जाता, है ना, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं, मेरी मम्मी कहते हैं 5 साल लगते हैं एक बच्चा पालने में, 5 साल के बाद आप कुछ सोच सकते हो, है ना। 5 इयर्स में तो आप करियर में इतने पीछे चले जाते हो, दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, देखो आप 6 मंथ्स के बाद बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाने होते हैं, बच्चा पलटना स्टार्ट होता है, वो चलने की कोशिश करता है, उसको बहुत सारी चोट लगती है, उसको 100% एक जो होता है कि कैमरे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, जैसे 100% उस तरीके से उस पर ध्यान रखना पड़ता है। उस टाइम पे अगर मदर ज्वाइन कर जाए ऑफिस, तो बच्चे को तो सरवाइव करना बहुत टफ है, ठीक है। और बहुत सारी फीमेल्स करती भी है, दिल पे पत्थर रख के करती है ना। वहां पे फिर हर वक्त टेंशन रहती है, हाय उसने खाना खाया है, उसको वैक्सीन भी लगवानी है, उसको ये भी देना था, हर घंटे बच्चे को कुछ ना कुछ फीड करवाना पड़ता है जब स्टार्टिंग में सॉलिड शुरू किया जाता है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जैसे मेरा बेबी अभी 1.25 साल का है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि 6 मंथ्स के बाद मुझे रीजॉइन करना है, मुझे ये करना है। मेरे को घंटा 2 घंटा मैनेज करना था, क्योंकि मैंने पहले से अपना नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड कर रखा था, है ना। वो मुझे मैनेज करना था, वो दिन का आराम से हो जाता है, जब बच्चा सो गया तब मैनेज कर सकते हो, है ना। थोड़ी देर दादी ने पकड़ लिया तब मैनेज कर सकते हो। पर ऐसा तो नहीं मिड ऑफ द मीटिंग से कि मेरा बेटा रो रहा है मैं जा ना सकूं, है ना, कि मैं दूसरी जगह पे जॉब करने गई हूँ कि मेरे को घर पहुंचने में ही 1.5 घंटा लग जाएगा ना। तो वो चीज है, इसलिए मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट यही है, जैसे मैंने बताया, जब आप पेरेंट्स बनते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी आपका बच्चा हो जाता है। और वही चीज मैंने देखी कि उस प्रायोरिटी को देखते हुए जो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर था, वो मुझे पीछे नहीं छोड़ना पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से। ऑल थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री। इसलिए मुझे लगता है कि ये डिसीजन आज 9-10 साल के बाद मेरा बिल्कुल सही था उस टाइम पे इसको स्टार्ट करने का। थैंक यू साक्षी जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना, और मुझे भी बेसिकली बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को तो ऑब्वियस अच्छा लगना ही लगना ना। तो देखिए, अभी हमने बेसिकली साक्षी जी को सुना, पहला उनका हम्बल बैकग्राउंड, फिर दूसरे वो टॉपर, और उसके बाद उनका ड्रीम कि उन्होंने ये बिजनेस करना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जब कोई टॉपर होता है ना, वो सोचता नहीं है, वो नॉर्मली जॉब के बारे में सोचता है, बट तब भी इन्होंने किया। और मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें। अगर आप हाउसवाइफ है तो पक्का देखें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, टीम्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और आपकी टीम्स में अगर लेडीज़ हैं उनके साथ पक्का शेयर करें, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आप सभी का थैंक यू साक्षी जी, आप आए और आपने अपना एक्सपीरियंस सभी के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच मनविंदर जी, मुझे बुलाने के लिए। एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, मेरा आज विजन ये नहीं है कि मुझे खुद कामयाब होना, मैं हो चुकी हूँ, बहुत सारी फीमेल्स को कर भी रही हूँ, है ना। बट मेरा मेन मोटिव आज यही है कि इंडिया में एटलीस्ट कोई फीमेल ऐसी ना बचे जो अपने सपनों को देखने से डरे, या अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म ना मिले। और इस पॉडकास्ट से के माध्यम से उन फीमेल्स तक भी पहुंचा जा सकता है जो मेरी टीम में ना हो, मेरे को ज्वाइन ना करे, बट लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। सो ऑल थैंक्स टू यू, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, आप ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच।